नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर से आपको क्वांटम पी क्लासेस में स्वागत करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगा कि जो कमेंट की बात हो रही थी आप लोगों का कि भाई आप कमेंट करें, जिससे हम लोगों को ये पता चल सके कि हम लोगों में क्या और उसके सुधार या किया जा सकता है। तो इसमें बहुत धन्यवाद करूँगा सूरज यादव जी का, जिन्होंने एक जो हम लिखे थे विकल्प, उसमें 1,20,000 होना चाहिए था, वहाँ गलती से वह 1,12,000 हो गया था, जिसने उस बात के लिए इंगित किया है सूरज यादव ने। फिर से उनका एक बार से धन्यवाद। आइए चलते हैं हम लोग की जो सीरीज चल रही है सीआरपीएफ के संभावित प्रश्नों को, तो उस कड़ी में और एक कदम आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब प्रश्नों की स्थिति क्या बन पा रही है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि एक प्रश्न लिखा हुआ है कि ए तथा बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 10 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, तो ये काम समय से सवाल है। तो काम समय के सवाल के लिए देखें, जब युग्म में बनने लगे सवाल, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ देखें कि ए और बी जो है काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में। बी और सी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में। और सी और ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में। ठीक, तो आप इसका क्या करें कि एलसीएम ले लें। जैसे ही 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो आप पाएंगे कि कितना होगा, तो 60 होगा। ठीक है, अब इनकी क्षमता निकालें आप। तो क्षमता जब निकालने की बात आएगी तो 10 से भाग करेंगे तो पाएंगे कि 6, 15 से भाग करेंगे तो 4 और 20 से भाग करेंगे तो 3। अब देखें, यहाँ जब युग्म बनने लगे, देखना यह है कि यहाँ जब युग्म बनने लगे, जैसे 2 का युग्म बना है, तो जो काम की स्थिति है जैसे ही आप जोड़ेंगे, पहले ये देख लें कि जैसे ही जोड़ेंगे आप, तो यहाँ देखें कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस क्या है, ए। अब हर किसी को देखेंगे तो 2-2 बार है, जैसे 2a है, 2b होगा और 2c होगा। या तो इस बात के लिए क्या करें कि इस 2 को हटाने के लिए 2 कॉमन लेंगे, a प्लस बी और प्लस सी, ये स्थिति होती है। तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करते हैं हमेशा कि इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये 2 हट जाएगा और ए बी सी के लिए केवल मान बच जाएगा। तो अब केवल यहाँ से देखें, सवाल हमसे ये पूछा है कि सी जो है इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बात केवल सी की जब कर रहा है, तो ऐसे प्रश्न के लिए करते हैं वो कि इनके सीरीज में जिसमें सी नहीं है वो घटा लीजिए। जैसे यहाँ देखिए ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, तो हम देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी में जो है यहाँ सी नहीं है, तो ए प्लस बी को मान को घटा लेंगे। कैसे भाई, तो यहाँ देखें 4 और 3 7, 7 में से 6 घटा देंगे 1, और ये जो है आपका 120, जब भाग करेंगे तो आंसर आएगा आपका 120। सही ना, तो इसके लिए जो जवाब आपका रहेगा 120। अच्छा, एक बात और यहाँ समझाना चाहेंगे कि आपसे ये सवाल बन पा रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब आगे जो सवाल है उसके लिए ये होगा कि आगे सवाल के लिए ये देखें कि आगे सवाल के लिए ये होगा कि भाई आपसे ये पूछेगा कि ये देखें, ए हो गया सी के लिए, अगली बार ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, कुछ भी। तो ये बस ध्यान रखना है कि जिसका पूछेगा उसको बस नहीं होना। जैसे देखें सी का पूछा था तो ए प्लस बी घटाएं, यदि ए का पूछता तो किसे घटाते, जिसमें ए नहीं है, यानी कि बी और सी को घटा देते। यदि बी का पूछता तो उसे घटाते जिसमें बी नहीं है, यानी कि सी और ए को घटा देते। ठीक, एक सवाल और बन सकता था कि तीनों मिलकर उस कितने दिन में करेंगे। तो जब तीनों मिलकर बात आएगी तो क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, 6 4 10 और 3 13, यानी कि अब 120 में हमको 13 से भाग करना होता। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल के लिए इसी 2 तरीके से सवाल बनेंगे आपके लिए, या तो आपसे सिंगल पूछेगा और नहीं तो तीनों मिलकर पूछेगा। ठीक है, आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि सी और डी के आय का अनुपात 3:2 है, डी और ई के आय का अनुपात 5:4 है। यदि सी के आय का 1/3 ई के आय के आधे से 4,000 रुपया अधिक है, 4,000 रुपया अधिक है, तो डी की आय क्या होगी, रुपए में बतानी है। ठीक है, विकल्प है आपके 40,000, 43,000, 50,000 और 60,000। देखिए, यदि इस सवाल की बात करेंगे तो इस सवाल में जो है पुराना ही कुछ है, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ गया है। तो आइए देखें क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो आप ये देखें कि कह रहा है कि सी और डी के जो आय का अनुपात है, 3 कितना है, 2, और डी और ई के जो आय का अनुपात है वो कितना है भाई,
तो आपका दिया है 5 संबंध कितना 4, ठीक है। तो आप यदि इनके आय का रेशियो जब निकालेंगे देखें तो 5 कितना हो जाएगा भाई 15, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा कितना 8। अब देखिए ये सी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अगले शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि सी के आय का 1/3 यानी इसका तिहाई है और इसका आधा है। तिहाई करेंगे तो 5 होगा और इसका आधा जब करेंगे तो 4 होगा। अब कह रहा है कि सी जो है डी से ई से कितना अधिक है, तो वो अधिक है 4,000 रुपया। तो देखिए यहाँ जो अंतर आ रहा है एक की वैल्यू कितनी है 4,000, तो पूछ रहा है किसका वैल्यू, आपसे पूछ रहा है डी का, और डी का मान कितना है 10। तो एक की वैल्यू है दी 4,000, तो डी की मतलब 10 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस 4,000 पे 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो आपका 40,000 रुपया, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो आइए एक और सवाल आगे लेते हैं। एक वस्तु 10% और 10% की दो क्रमागत छूट पर बेची जाती है। दोनों छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 4,050 रुपये है। यह केवल 20% की छूट पर बेची जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए इसमें कह रहा है कि 10% की दो छूट दे रहा है और दो छूट देने के बाद जो है वो क्या कर रहा है कि बेच दे रहा है, उसका विक्रय मूल्य दिया है। अब कह रहा है कि मतलब एक केवल 20% की छूट देकर देता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो पहले हम ये निकाल लें 10 और 10 का एकल छूट, ठीक है। तो 10 और 10 का जब एकल छूट निकालते हैं तो आप कई तरीके हैं उसके, ठीक। तो कई तरीके में देखिए दोनों ही तरीकों से हल कर दे रहे हैं, जो आपको समझ में आ जाए बात उसे आप वही अप्रोच आपको लगा देनी है। जैसे पहले तरीका तो यह है कि पहला काम हमको अंकित मूल्य निकालना। तो जैसे मैंने अंकित मूल्य को ही x मान लिया, ठीक है। तो जैसे ही x माना 10% छूट का मतलब कि 90/100 होगा और फिर 90/100 होगा और ये अंकित मूल्य छूट देकर बेचेगा और यही किसके बराबर है भाई, तो 4,050 के। अब जैसे ये देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 9 से कटाएंगे तो 9 चौक 36 और 9 से कटाएंगे तो कितना हो गया भाई 50। यानी ये जो अंकित मूल्य है वो कितना आ गया आपका 5,000। देखिए 50 और ये तो ये 5,000 आ गया। अब इस पे कह रहा है कि 20% की छूट देता, ठीक है। तो यदि इस पे 20% की छूट देता तो क्या होता, तो 20% की छूट को देकर करेगा बेचेगा, यानी कि 80% इसकी बात करेगा। तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा 8 5 40, यानी कि कितना हो गया आपका, तो 4,000 रुपया हो गया। तो आपका ये विकल्प सही है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके भी से सोच सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में एक बात क्लिक कर गई कि न भाई 10% की बात है, तो हम उसमें क्या करें, तो 10% का पहले एकल छूट निकाल लें। जैसे देखें तो उसकल छूट निकालने के लिए यह है कि ये आता है कि a + b और माइनस AB बटा में 100 कर लीजिए, ठीक। तो मान यदि रखते हैं यहाँ तो आप देखें a का मान है 10 और ये 10 माइनस 10 गुणे 10 और बटा में 100। देखें 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 10 10 20 और 1 घटा देंगे तो 19%। तो 19% का एकल छूट है, ठीक है। तो यदि एक बात बताए कि 19% का छूट है, इसका मतलब कि 19 यदि छूट करेगा तो कितने में बेचेगा, 100 है तो आप पता चल जाएगा कि 81 में। 81 यही विक्रय मूल्य और दिया है वास्तविक उसका कितना, तो ये 40/50 और कितना चाह रहा है, तो 20% छूट चाह रहा है। इसका मतलब कि 80 में चाह रहा है कि 20 का बेचे। तो क्या होना चाहिए, 81 का मान इतना है तो 80 का मान पूछ रहा है, तो 40/50 बटा में 81 गुणे 80, ठीक है। तो आप देखें कि ये 5 बार में कटेगा, जब इसको गुणा कर देंगे तो ये 4,000। तो ये भी एक अप्रोच है कि इससे भी लगा सकते हैं। दोनों में जो आपको अच्छा लगे उससे अप्रोच लगा के आप सवाल को आगे हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखें एक और सवाल लेकर कि एक सीधी रेखा में 2 स्टेशन 210 किमी की दूरी पर है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे ए से प्रारंभ होती है और 40 किमी प्रति घंटे की गति से बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे बी से प्रारंभ होकर 50 किमी प्रति घंटे की गति से ए की ओर जाती है। तो दोनों ट्रेनें कब मिलेगी, ठीक है। तो अब देखें ये ट्रेन का, यहाँ एक और बात समझनी है। ट्रेन के जब सवाल बने तो इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि भाई जब दिशा समान होती है, अब ध्यान दें कि जब दिशा समान रहेगी तो चाल जो उसकी घटती है और जो ही दिशा विपरीत हो जाएगी तो चाल उसकी जुड़ जाएगी। बस इस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो देखें थोड़ा सा यहाँ पे आपको यह खींच कर बता दिया जा रहा है। ये मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु कौन सा है, बी। ट्रेन ए से जा रही है सुबह कितने बजे, तो सुबह ये जा रही है 6 बजे, ठीक है। किधर, बी के तरफ जा रही है, किस चाल से, तो 40 किमी प्रति घंटे की चाल से। और बी से जो ट्रेन जो आ रही है, देखिए ये ए से जा रही है और ये जो है बी से जा रही है ए के तरफ। ये कितने बजे चल रही है, तो 9 बजे चल रही है
सुबह ही। और किस चाल से, तो ये जा रही है चाल आपकी है इनकी कितनी हो गई भाई, 50 किमी प्रति घंटे की चाल से, ठीक। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो दूरी जो है आपकी 210 है। तो ये कह रहा है कि दोनों जब चलेंगी ऐसे तो कब मिलेंगी वो। तो ऐसे स्थिति में ये देखें, टाइमिंग पहले ये रहता है कि टाइमिंग उनकी मैच करा दे। चलने का समय, जो चलने का समय है उसमें क्या करें कि आप मैच कराएं कि एक ही टाइम पे दोनों चले। जैसे देखें, ये 6 बजे स्टार्ट कर दिए चलना, ये 9 बजे स्टार्ट कर दी है चलना। तो पहले तो हम देखें कि 9 बजे तक ये कितनी चली होगी दूरी, ठीक। तो 6 से 9 तक की बात करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ तक आ गई होगी। तो 6 से आखिर ये 3 घंटा चली होगी, और 3 घंटे के हिसाब से देखा जाए 1 घंटे में 40 किमी, तो 4 3 12 यानी कि 120 किमी चल दी होगी, ठीक। अब यह 9 बजे यहाँ आ गई और ये 9 बजे भी चली होगी। तो अब देखिए ये 210 में से जो 120 किमी की दूरी है उसे क्या करें आपकी माइनस कर दें। 120 किमी की दूरी माइनस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कितना हो जाएगा 90। यानी कि अब इन दोनों के बीच की जो दूरी बच गई है वो कितनी बच गई है, तो 90 किमी। अब इस स्थिति में उनकी चालों को आप जोड़ दीजिए। जैसे चाल जोड़ेंगे तो 40 और 50 कितना हो जाएगा भाई, 90। तो 90 में 90 से भाग करूँगा तो 1 घंटे बाद क्या करेंगे, मिल जाएंगे। यदि यही पूछा होता कि कब मिलेंगे, कितने देर में, तो जवाब होता हम लोगों का कितना, तो 1 घंटा। अब ये दे दिया है टाइम, कि टाइम दे दिया है, तो देखिए 9 बजे के बाद 1 घंटा के 9 के बाद 1 घंटे बाद मिलेंगे ये लोग। तो 9 और 1 कितना, 10। तो 10 बजे क्या होगा, सुबह, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के सवाल को ऐसे, एक बार फिर ध्यान दें कि यदि चाल देखेंगे कि ये दिशा समान है, एक दिशा में जा रहे हैं, तो एक दिशा में जाएंगे तो चाल घटेगी, और विपरीत जब दिशा होगी तो चाल जुटेगी, ठीक है ना। तो आइए अगला सवाल लेते हैं कि एक कारखाने में 7 श्रमिकों का समूह के औसत मासिक वेतन जो 2260 रुपये है, यदि प्रबंधक का वेतन जोड़ा जाता है तो औसत वेतन 3500 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक का मासिक माह वेतन क्या होगा। तो अब देखिए यह जो औसत से सवाल लिया गया, तो ये तो बहुत सिंपल, हाँ डाटा बड़ा है, कैलकुलेशन बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ किया जाए कि भाई कैलकुलेशन हम लोगों का कम हो जाए। जैसे देखें, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं कि 7 लोगों का जो है कितना है, तो 2260 रुपया है। अब एक प्रबंधक जो बढ़ रहे हैं, तो कितने हो गए भाई, 8। और इसका जो वेतन प्रबंधक के बढ़ने की वजह से हो गया है कितना, तो 3500 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ इनका अंतर यदि देखा जाए तो जब अंतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1240। देख लीजिए, 0 4 2 3, ठीक है, 1200 कितना हो गया, 40। तो अब देखिए यदि 7 का और 8 का गुणा करके करते हैं तो कैलकुलेशन लंबा होता और दिक्कत करने लगता। तो ऐसे के लिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इनका गुणा इसमें कर दीजिए, 2 तरीके, या इसी का इसमें गुणा करके जोड़ दीजिए, कोई भी आपको जो अच्छा लगे। तो अब एक काम करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका गुणा इसमें कर दे रहा हूँ और इसका गुणा इसमें कर दे रहा हूँ। तो देखिए 7 से जो ही गुणा करेंगे तो 0, और 7 चौक 28, और 7 दूना के 14, और 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ हो जाएगा 7 कम 7 और कितना, 8। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 0 8 6 5 11 और 8 3 11 12, कितना हो गया, 12,180 रुपया। तो अब देखिए इस स्थिति पे हाँ इसका कुछ ऐसा है क्या विकल्प, तो यहाँ पे देखें ये आपका रहा बी, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल के लिए ये देखें, यदि वैसे किए होते तो आपका कैलकुलेशन जो है बढ़ जाता और टाइम लगता। तो इस सवाल के लिए अप्रोच अच्छा है कि आपका समय बचाएगा, कैलकुलेशन भी कम समय में हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न ये देखा जाए कि दिया है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपात में है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो। ये जो सवाल है ये मिश्रण से लिया गया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये नहीं कि प्रश्न यही आ रहे हैं, लेकिन उसके जो संभावनाएं बन रहा है, जो बच्चों के माध्यम से निकल कर आ रहा है किस तरीके का पेपर बनना है, उसी आधार पर संभावित प्रश्नों का संग्रह कर और यह प्रयास किया जा रहा है कि आपके सफलता में एक कदम हम लोग चले आगे और यह सहयोग कुछ कर सकें। तो उस आधार पर एक संग्रह कर आप लोगों के सामने लाया जा रहा है कि प्रश्नों का एक संग्रह हो और उसे पर हम लोग हल करा दें
ताकि कुछ आप लोगों का काम बन जाए। जैसे देखें ये प्रश्न मिश्रण का है, तो इसमें देखें कह रहा है कि दूध और पानी का जो अनुपात है 3:2 और 6:5 के अनुपात में। तो दूध है और पानी है, देखें दूध और पानी का जो अनुपात दिया है वो दे दिया आपका 3:2। फिर यहाँ दूध और पानी का जो अनुपात दे दिया है वो दे दिया एक बार 6:5, और फिर का चाह रहा है कि इनको मिक्स करके बनाया जाए और अनुपात कितना हो जाए। तो ये जो अनुपात हो जाए आपका वो दूध और पानी का अनुपात अब 4:3 चाह रहा है। देखिए इसके दो तरह, एक तो आप इसका फ्रैक्शन बना के मान हल कर सकते हैं और ऐसे भी एक एलसीएम के मेथड से। तो एलसीएम वाला मेथड देखा जाए जिससे कि थोड़ा सा आसानी हो जाए आपको। जैसे देखिए इसे सवाल में करते क्या है कि या तो आप दूध बना लें, ठीक है, नहीं तो पानी बना लें, कोई एक रेशियो पकड़ लें आप, ठीक। तो जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि दूध सबको एक कर दे रहा हूँ, तो दूध में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो दूध देखें यहाँ से 3 होगा और 3 और 2 कितना होगा 5। यहाँ देखें 4 होगा और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। यहाँ 6 होगा और 6 5 कितना होगा 11, ठीक है। या तो आप ऐसे भी सोच लें कि जैसे पहले वाले को ले रहे हैं यहाँ से, तो सभी के पहले वाले मान ही लेना है, ठीक है ना। तो अब देखें 5 7 और 11 का जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए सभी लगभग अभाज्य हैं। तो इसमें कोई खंड नहीं है जिससे कि आप खंड करके एलसीएम ले। इसका मतलब कि जो एलसीएम होगा 5 × 7 × कितना होगा 11। यदि 5 × 7 × 11 होगा तो जैसे ही देखें यहाँ आप भाग करेंगे, जैसे एक बार लिख दे रहा हूँ, देखिए 5 × 7 × 11, जैसे ही 5 से भाग करेंगे तो बचेगा यह। यहाँ जैसे उसी तरीके से देखिए 7 से भाग करेंगे तो बचेगा 11 × कितना 5, और जैसे 11 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना, तो 5 × 7। तो अब देखें इनका क्या करना है कि अब 11 7 का गुणा करेंगे तो 77, और 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 7 हो गया 21, 3 7 21 और 2 23, 231। यहाँ जब ये करेंगे तो 11 5 कितना हो जाएगा 55, और जब ये करेंगे तो 220 नीचे रखना है, ये ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ देखें 5 से कितना हो जाएगा 35, और जब ये गुणा करेंगे तो 6 5 30 और 36 18 और कितना हो जाएगा 210। अब देखिए यहाँ क्रॉस का नियम लगा लें। जब भी एक और देखें कि मिश्रण की जब बात आएगी तो जब दो लोगों से मिलकर कोई तीसरी चीज़ बनने लगे वहाँ मिश्रण का क्रॉस नियम लग सकता है। तो उसी आधार पर मैंने इसे ये कर दिया। अब जैसे देखें तो यह होगा 210 और इसका जो 20 का अंतर करेंगे तो जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिए। तो जैसे इसका अंतर करूँगा तो कितना होगा भाई 10, इसका अंतर करूँगा तो 11, यानी किस अनुपात में मिलाना चाहिए हमको, तो 10:11 के, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल क्षेत्रमिति से, एक सवाल क्षेत्रमिति से रह रहा है आपके पेपर में। तो अभी कल ही बात हो रही थी कि क्षेत्रमिति से कुछ भी बन सकता है, चाहे आयत पे बने, वर्ग पे, बेलन पे बने, वर्ग पे बने, कोई भी 3D हो या 2D हो। तो ये सवाल जो है 2D से लिया गया है। तो अब देखिए सवाल क्या है, सवाल की तरफ चलते हैं कि एक उद्यान 26 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। उद्यान के चारों ओर 2 मीटर एक चौड़ा मार्ग है। यदि मार्ग को 40 सेमी गुणे 40 सेमी कि संगमरमर की वर्ग टाइलों द्वारा बनाया जाना है, ठीक है। तो संगमरमर के कह रहा है कि उस मार्ग को पूरा करने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक। तो अब एक बात देखें ध्यान से कि जो उद्यान की लंबाई जो दिया है वो दिया है मीटर में, और वर्ग की जो माप दे दिया है वो आपको दे दिया है किसमें, सेमी में। तो इस बात को ध्यान रखना है, लेकिन वो लास्ट टाइम हम लोग चेंज करेंगे। पहले सवाल को देखें क्या कर सकते हैं। तो सवाल में देखें पहले तो ये समझ लिया जाए कि ये कोई उद्यान है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है कितनी है, तो 26 है, चौड़ाई कितनी है, तो 14 है। इसके चारों ओर जो है ना, इसके चारों ओर की जो स्थिति है वह क्या है भाई, तो ये 2 मीटर नहीं है, 2 सेमी है, बल्कि 2 सेमी चौड़ा रास्ता बन गया है, ठीक है। तो 2 सेमी यदि चौड़ा रास्ता बन गया है, और ये जो है 26 क्या है भाई, तो ये 26 जो है मीटर है, ठीक, और ये 14 मीटर है। तो ये काम करेंगे यह हम लोग कि ये हम लोग समझ लें कि भाई इसका जो है ये स्थिति कि पहले इसका क्षेत्रफल निकालने उद्यान का, और फिर रास्ते सहित इसका उद्यान का क्षेत्रफल निकालने, और ये जानना जरूरी है कि जो संगमरमर लगाना है उसका क्षेत्रफल कितना है। जब क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो हम लोग को भी पता चल जाएगा कि भाई भाग देकर निकाल लेंगे। तो अब देखिए क्या करें कि इसको यदि मैं देखूं कि पहले इसका क्षेत्रफल निकाला जाए
तो 26 का और 14 का इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 14 छक 84, 4 हो जाएगा, 8 बचा, और 14 दूना के 28 और 8 36, यानी कि 364। ये क्या है, तो मीटर में। यहाँ देखेंगे कि ये जो है मीटर है और ये क्या है, सेमी है। ठीक, तो यदि इसको जोड़ना है, नहीं सॉरी सेमी नहीं है, यह जो है कि 2 मीटर ही है। ध्यान दें, सॉरी इस पे ध्यान देंगे कि 2 क्या है, मीटर ही है। अब देखें तो 2 मीटर है यदि, तो इसको मीटर में ही करके हल कर दें। तो देखें आप एक बात ध्यान देंगे कि 2 मीटर है, 2 मीटर चौड़ा, तो 2 मीटर यहाँ भी और 2 मीटर यहाँ भी, ये बढ़ जाएगा। तो एक ही बात सीधा समझ ले कि जब भी जितना मीटर चौड़ा रहेगा, 1 मीटर है तो उसका दूना कर दीजिए, 2 जोड़ेंगे, 2 मीटर है तो 4 जोड़ेंगे, 5 मीटर होता तो 10 जोड़ते। तो चूंकि 2 मीटर है तो 2 का दूना कर देंगे तो 4, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, तो 26 और 4 कितना हो गया, 30। देखिए 2 यहाँ से 2 इधर से बढ़ता। वैसे चौड़ाई की बात करेंगे तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना, 18। अब इसका मैं क्षेत्रफल निकालूँ तो 18 3 54, यानी कि 540। ठीक, लेकिन अब देखिए यह देखा जाए इस पे कि ये यदि हमको निकालना है, तो अब देखिए अब रास्ता का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से क्या करें कि उद्यान वाला क्षेत्रफल निकाल लें। तो 540 माइनस 364, तो आपका ये आ जाएगा कितना भाई, यहाँ से आ गया 6, यहाँ 13 में से 6 कितना, यह 7 हो जाएगा और 4, ये है मीटर। ठीक है ना, लेकिन ये वर्ग मीटर है, ये ध्यान देंगे क्या है, वर्ग मीटर। अब इसको मुझे सेमी में कन्वर्ट करना होगा, तो सेमी में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो इस पर 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना भाई, 100 सेमी। तो 2 बार लंबाई और चौड़ाई में जब गुणा करेंगे तो 100 का मतलब कि 4 जीरो हो जाएंगे। तो ये टोटली जो मान है किस में कन्वर्ट हो गए, अब सेमी में। तो इतने ही क्षेत्रफल पे हमको लगाना है 40 गुणे 40 सेमी का। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालूंगा टाइल्स का, तो 40 गुणे 40, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 4 चौके 16, 16 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1100 टाइल्स। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, डी। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल को इस तरीके से करेंगे तो आपका सवाल भी सही होगा और जो गलत होने की संभावना भी कम होगी, और मात्रक का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है ना, जैसे उसका गेम करने तो आप बीच में फंस जाते। ठीक है, आगे सवाल लेते हैं। अगला सवाल एक बार फिर काम समय से आ गया है। तो देखिए इस बार ये सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 40 दिन, 60 दिन और 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी तीनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम के पूरा होने से 11 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में जैसे 2 तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो काम पहले छोड़ देगा, एक होता है कि काम स्टार्ट करके बाद कुछ दिन के छोड़ता है, लेकिन एक कह रहा है कि मतलब काम पूरा होने से पहले ही छोड़ दे रहा है। तो ऐसे सवाल के लिए देखें क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो देखें एक ये करते हैं कि ए जो है ना वो कितने दिन में कर रहा है भाई, तो 40 दिन में। बी जो है आपका वो कितने दिन में कर रहा है, तो 60 दिन में। और सी जो है वो उसकी स्थिति यह है कि 80 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए, बी और सी की स्थिति आ गई, और जब इसका एलसीएम आप जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा कि 240। ठीक है, 240 का एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के काम जो पहले छोड़कर जा रहा है तो उसको भागने नहीं देना है। ठीक है, उसको ज़बरदस्ती उतना दिन पहले पूरा काम करा दीजिए, यह कि भाई जाना नहीं है, काम पूरा पहले करें। जैसे अब देखिए ऐसे में अब देखिए यहाँ पे कि यदि ये देखा जाए कि 4 से 40 से अब जब भाग करेंगे इसमें 240 में, तो आपका आएगा ये 6, इससे भाग करूँगा तो 4, इससे भाग करूँगा तो 3। ठीक, तो अब ये देखिए सवाल में कि भाई काम कितना होना था, 240। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि 11 दिन पहले जब काम छोड़कर ये जाएगा तो जाहिर है कि काम बढ़ेगा, तो वो काम को पहले ये देख लेना है। ठीक, तो काम यदि ये छोड़ रहा है कितने दिन पहले, 11 दिन, और एक दिन में कितना काम करेगा, 6, तो इसका मतलब कि कितना काम बढ़ा देगा भाई, तो 11 छक्का 66, यानी कि 66 काम ये बढ़ाकर चला गया। ठीक, वैसे ही बी की स्थिति देखें तो बी कितने दिन पहले जा रहा है, तो बी काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, तो 8 चौके 32, यानी जो 240 काम था अब काम की कितनी स्थिति आ गई है, तो आप देखेंगे कि 6 2 8, 6 4 10, 3 13 और 2 1 3, 300 कितना हो गया, 38।
338 टोटल काम हो गया। अब इन लोगों से काम को क्या करें, करा दीजिए। 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13। 13 से भाग करेंगे, 13 दूना के हो जाएगा आपका 26 और 13 6 13 6 का 78, यानी कि 26 दिन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे स्थिति में जब कोई भाग रहा है काम पहले ही छोड़कर, तो भागने नहीं देना है उसको, ज़बरदस्ती काम पूरा करा दे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक अप्रोच इसके ऐसी भी हो सकती है कि आप x मान लें। यदि ये दिक्कत कर रहा हो प्रश्न को हल करने में, तो x भी मानकर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ ये कर लें कि a है, b है और c है। तो a जो है ना वो एक मान लीजिए कितने दिन में कर रहा था, तो ये कह रहे थे कि 40 दिन में कर रहा था। बी कितने दिन में, 60 दिन में। सी कितने दिन में, 80 दिन में। तो हमने ये मान लिया कि भाई सभी जो काम करेंगे वो x दिन में समाप्त कर देंगे पूरे काम को। ठीक, तो जब पूरे काम को x दिन में समाप्त कर देंगे तो x दिन तो भाई कौन पूरा कर, कितने दिन सब कौन नहीं जा रहा है, तो सी पूरे दिन काम करेगा। तो मैं ये कह दिया कि भाई सी जो है पूरे दिन काम किया, यानी कि x दिन काम किया। लेकिन b जो है ना वो 8 दिन काम पहले ही छोड़कर भाग रहा है, यानी कि इस x में से क्या करेंगे 8 घटा देंगे। और ये कितने दिन जा रहा है भाई, तो 11 दिन पहले, तो ये घटा देंगे। अब देखिए ये टोटल को जोड़ दिया जाए और काम हमेशा कितना रहेगा, तो एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो ये एलसीएम फिर वही लेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 240। अब भाग करेंगे आप 4 से, यहाँ 40 से तो 6 होगा। तो यहाँ देखिए 6x और यहाँ 66 प्लस 60 से भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ 4x और यहाँ पे 32 और प्लस इससे हो जाएगा कितना 3x और बराबर इधर 1 है आपका। ठीक है, देखिए इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, इधर आपका 1 है। तो अब इसको हल जब करेंगे तो 6 और 4 10 और 3 कितना 13x, और इसे जब जोड़ेंगे तो देखिए 6 2 8 और 6 3 9 और माइनस में रहेगा बराबर, इसको इधर गुणा कर देंगे तो 240। अब आपकी स्थिति ये रही कि 13x बराबर 98 और इसको जब जोड़ देंगे तो फिर ये आ जाएगा 300 कितना 38। तो 13 से जब कटाएंगे तो x बराबर कितना आ गया 26, यानी कि काम कितने दिन में समाप्त होगा 26 दिन में। तो ये भी एक तरीका है कि जब आपको उलझन होने लगे तो जितना x पूरा मान लिए और जितना दिन पहले छोड़ कर जा रहा है उसमें से क्या करेंगे कि उसे घटा देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी सवाल को हल कर सकते हैं। वही बाद वाला यदि रहता तो आप ये करते कि जितना दिन वो काम कर रहा है उतने दिन पर काम करके उसे हटा देते। ठीक है ना, तो यदि ऐसा आएगा भविष्य में, कल सवाल वैसा ले लेंगे। आज इसी श्रेणी के मतलब सीरीज के सवाल ले रहे हैं, कल प्रयास करेंगे कि एक बाद वाला जो है इस सवालात में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन यह है हम लोगों का कि एक निश्चित धनराशि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 33,640 रुपये हो जाएगी। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो मूलधन क्या होगा, विकल्प आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए ये जो सवाल है ये चक्रवृद्धि ब्याज से लिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज के भी सवाल बहुत पूछ रहे हैं, हालांकि एक सिंपल सा ये सवाल ले लिया गया है, लेकिन एक सवाल लेकर वो अर्धवार्षिक वगैरह वाला है उस पर भी देख लिया जाएगा। तो पहले इस सवाल को देखा जाए कि इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखिए 2 तरीके से हो सकता है सवाल। जैसे एक यह है कि इस सवाल के लिए हम ये कहें कि पहले 16% जो दर दिया है और 16 को जो आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये आप पाएंगे कि कितना हो जाएगा भाई, तो ये 4/25, यानी कोई धन 25 से 4 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो ये है P और ये क्या है A। समय की जब बात देखें तो समय जो आपका दिया है कितना वर्ष, तो 2 वर्ष, और समय जब 2 वर्ष दिया है तो इसका पावर आप 2 कर लीजिए। जैसे ही पावर 2 करेंगे तो ये 625 हो जाएगा और ये आपका 841 हो जाएगा। ये मिश्रधन है और ये क्या है, तो मूलधन है। ये मिश्रधन आपका दिया हुआ है सवाल में भी, कितना दिया है भाई, तो ये दिया है 33,640। तो यहाँ देखेंगे कि 33,640 दिया है। अब ये देख लेंगे कि इसका कितना गुना बढ़ रहा है। आप ये पाएंगे कि अभी देख ले पा रहे हैं कि 4 गुना बढ़ रहा है और ये भी क्या होगा, तब 4 गुना बढ़ेगा। जैसे ही आप 4 से गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि कितना हो जाएगा, तो 25,000। ठीक है, तो आप ये देख लिए कि भाई ये जो स्थिति है इसकी कि 25,000 है, इसका मतलब यह है कि आपका विकल्प कौन सा सही है, बी सही है। देखिए एक और इस पे सोच सकते थे आप कि सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। देखे कि मैं ये देख रहा हूँ कि सबका जो डिजिट सम है, अंकों का योग, वो अलग अलग है। जैसे
5 3 8 है, 5 2 7 है, 3 है, 2 है। तो वहाँ उस अंकों के योग वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं ये मान लूँ कि कोई धन x है, कि मैं ये मान लूँ कट रहा है यहाँ, तो इसको देखें यहीं पे कहाँ लिख सकते हैं, यहीं पे देख लें, इतने में ही बात बन जाएगी। जैसे देखें कि मैं ये मान लूँ कि कोई धन जो है वो कितना है x है, तो अच्छा 16% बढ़ रहा है, यानी कि 100 पे 16 बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 116। ठीक है, 116 बटा में 100। फिर 2 वर्ष की बात है तो 116 बटा में 100, और यही कितना हो रहा है, तो यही हो रहा था 33,640। ठीक, तो आप ये देखें कि इसका योग करेंगे तो देखें 6 1 7 और कितना हो गया 8, ये भी 8, और 8 8 का गुणा करेंगे 64, और 64 का मतलब कितना हो गया 1। इसके अंक की बात करें तो इसके अंक का योग कितना हो गया है, 1 हो गया है। इधर जोड़ेंगे आप देखें तो 6 3 9, इसका कोई मतलब नहीं है, 4 3 कितना 7। अब आप देखें कि 1 में किसका गुणा कर दें कि 7 आ जाए, बस यही देखना है। तो 7 लाने के लिए देखिए ये 1 में गुणा करेंगे 7 से तो 7 ही होगा। तो अब इसमें अंकों का योग देख लेना है कि किसका 7 होगा। देखिए यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, 5 3 8 होगा, और 5 2 7 यानी कि अभी ये भी विकल्प सही है। तो ये भी एक तरीका है कि आप उसका जवाब तेजी से दे सकते थे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ है कि भाई वहाँ परीक्षा हाल में बैठकर वो अप्रोच लगाना थोड़ा सा प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। यही प्रयास किया जा रहा है कि आपके लिए कुछ हम लोग कर सके एक्स्ट्रा, जो आपका समय बचाए और बहुत सहयोग करे आपके पेपर में, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल हम लोगों का यह है, फिर से एक बार चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल ये लिया गया कि ऐसे डाटा बहुत आपके आ रहे हैं, ठीक है, अर्धवार्षिक वाला। तो ये तरीके का कि भाई आपको कैलकुलेशन, अभी बात हम लोग के सवाल वही लिया जा रहा है कि जो आपके लिए बहुत आसान हो जाए व्यवस्थाएं और ये कर दे, ठीक है, कि डाटा ऐसा नहीं कि कोई से आसान सवाल लेकर और आप अपना काम कर दे। ऐसा हम लोग का प्रयास यही कि भाई सवाल वास्तविक रूप से जो आ गए और आपके पेपर में सहयोग हम लोग कुछ कर पाएँ। तो सवाल ये देखें कि 8% प्रति वर्ष के दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 15,625 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त किया जाता है। तो देखिए ये अर्धवार्षिक वाला लिया गया है। एक बात जरूर आपसे कहूँगा कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हैं वो डाटा पे निर्भर करता है। जैसे आपका व्यवहार जो है व्यक्ति टू व्यक्ति जो है बदलता जाता है, पर्सन टू पर्सन। जैसा व्यक्ति सामने पड़ेगा वैसा आपका व्यवहार होगा, उसी हिसाब से जैसा डाटा रहेगा उसी हिसाब से इसका हल भी हम लोगों को करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो अब देखें इसके लिए क्या किया जाए कि इसकी स्थिति में यह हो जाए कि अब देखें 8%। पहले तो ये देखें कि ये ब्याज ये जो है यहाँ 1.5 वर्ष है और वार्षिक रूप से न संयोजित होकर यह किस रूप में हो रहा है, तो अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब ये हो गया कि पहले तो दर जो 8% था दर, अब देखिए यहाँ कि दर 8% था, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4%। अब 4% का मतलब कि 1 बटा कितना हो गया भाई फ्रैक्शन वैल्यू 25। और टाइम जो है, अब वो टाइम 1.5 वर्ष की बात है तो यदि 6 महीना की बात आएगी तो कितने बार हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, वो 3 बार आपका टाइम हो जाएगा। यानी अब हमको अब देखें इसके लिए एक आसान तरीका है कि 15,625 रुपया जो है अब 3 बार में हमको ब्याज की गणना करनी है। तो देखिए इसका 1/25 जैसे ही निकालेंगे, तो जैसे 1/25 निकालेंगे तो ये 625 होगा। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कैलकुलेटिव में यही है। तो अच्छा ये 625 होगा तो ये भी 625 होगा और ये भी 625 होगा, तो जो निकल गए ब्याज। अब देखिए दूसरे वर्ष की जब ब्याज की बात करेंगे तो इसका 125 निकालेंगे 1/25, 1 जैसे ही 25 निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे वर्ष में हो गया। तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो इसका जब 1/25 निकालेंगे तो ये 25, इसका निकालेंगे तो ये 25, और जब इसका 25 निकालेंगे 1/25 तो ये 1 हो जाएगा। अब देखें सबको जोड़ना है, तो जब जोड़ना है तो देखें 5 5 10 5 15 और कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ जब देखेंगे तो 5 और 5 कितना हो गया 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5। ये ऐसा इसलिए किया हूँ कि आप ये नहीं कि पूरा डाटा ही हल करने लगे। देखिए इससे क्या हमको इसलिए ऐसा कर पाया हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि इकाई के अंक जो यदि 0 को देख लिया जाए, छोड़ दिया जाए तो अलग अलग है, 0 आने की कोई संभावना नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप जोड़ेंगे इन सब को ब्याज है तो देखिए 6 5 11 यानी कि 1 इकाई के अंक पे होना चाहिए, और मात्र ऐसा एक है विकल्प जो ये नहीं कि आप पूरा इसका गुणा भाग करना है। ये समय आपका जरूर एक तरीका बचाएगा। तो ये भी समझना है कि अभी कह रहे थे कि डाटा के हिसाब से हमको हल करना है और देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखिए तो अगला क्वेश्चन जो लाभ हानि से है उस पर देखा जाए तो ये कह रहा है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर हीरा को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। विकल्प आपके सामने दिए हैं। तो अब देखिए इस सवाल के लिए यह देखा जाए कि 1/7 का मतलब क्या है कि 7 उसका क्रय मूल्य है और इस पे 1 हानि का मतलब कि एक हानि ले रहा है 7 पे, तो कितना में बेचा होगा 6 में। तो ये विक्रय मूल्य है और ये कौन सा मूल्य है तो क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो यहाँ देखें इस 6 का ही वैल्यू दिया है कितना 144। तो आप इसका देखें कितना गुना बढ़ेगा तो 24 गुना। तो जब ये भी 24 गुना बढ़ेगा तो आप ये पाएंगे कि गुणा कर देंगे 7 चौक 28 8 2 और 7 दूना के 14 और कितना होगा 68। ये जो इसका कौन सा मूल्य हो गया तो ये जो मूल्य हो गया इसका क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि इस 168 की वस्तु को कितना में बेच दे तो 189 में। तो 189 में बेच दे तो कितने का लाभ होगा तो आप ये पाएंगे कि इसको घटा कर देख लिया जाए 9 और 8 का 9 में से 8 ये कर देंगे और यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो गया भाई तो 8 है, 8 में से आप 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और बटा में कितना 168 गुणे कितना हो गया 100। तो आप देखेंगे यह कि यदि इसको हल किया जाए तो कितना हो गया 8। अच्छा 8 हो गया तो 1/8 की वैल्यू आप जानते हैं आप भाग कर लेंगे, नहीं तो 1/8 का मतलब होता है कितना 12.5% है। ठीक है, तो इस सवाल को इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। आइए एक और सवाल लिया जाए। तो अगला सवाल ये है हम लोगों का कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या का योग क्या होगा जिसे 9, 12, 15 और 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 4, 7 और 16 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ से भी सवाल बहुत बनने इस तरीके के जो शेषफल पर आधारित है तो सवाल बनने लगे हैं। तो बनने क्या लगे हैं मतलब बन रहे हैं। तो इस तरीके के सवाल में देखें कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जैसे देखें कह रहा है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या का, तो ये जो सवाल है एक तो ये तरीका है कि आप इसका एलसीएम निकालें, भाग करें और आंसर उसका निकालें, फिर अंकों को योग करें। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि वैसे प्रोसेस में आप जैसे वो तरीका अपनाते हैं तो सवाल लंबा जाने लगेगा, समय आपको लगने लगेगा और हम लोग का उद्देश्य समय ही बचाना। तो जब समय बचाने की बात आएगी तो अब देखिए कुछ और इस पे सोचते हैं। आप बहुत ध्यान से देखें इस 9 के विषय में, ठीक, और इस शेषफल। अच्छा ये कह रहा है कि 9 से भाग करें तो शेषफल कितना बचे 1। बस आपको एक बात बता देना, चूंकि हल करा रहा हूँ सवाल इसलिए कभी मेरे जो कॉन्सेप्ट चलेगा तो उसमें बात होगी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ लीजिए कि 9 की खासियत यह है भाई कि यदि किसी संख्या में भाग करें और उसका जितना शेष बचेगा उस संख्या का योग भी करेंगे तो उतना ही होना चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात देखिए इस सवाल को हल कर लेगा। यानी कि यह कह रहा है कि 9 से भाग करें तो शेषफल कितना 1 बचे। तो जो योग की बात कह रहा है तो संख्या को जोड़ेंगे भी तो 1 ही होना चाहिए। अब देख लें कि किस में हो रहा है। तो देखें 10 का ये जोड़ेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 1 3 होगा तो ये नहीं होगा, ये 8 होगा 1 2 होगा। इसका मतलब कि यही आपका सही है। देखें ये छोटी सी बात ही सवाल को बहुत तेजी से हल करा दी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल और लिया जाए या ये देखा जाए कि चलिए ठीक है आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। प्रयास ये किया जा रहा है कि रोज़ आपको एक वीडियो डाल दिया जाए, मतलब वीडियो बनाकर हम लोग डाल दें। और समस्या ये हो रही है कि रिकॉर्डिंग का कि भाई रिकॉर्ड हो रहा है और हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि ऑनलाइन यदि यही होते हम लोग तो क्लास थोड़ा सा और अच्छा और बेहतर किया जा सकता है। आपके जब कमेंट्स आते तो हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है, कि क्या उसकी स्थिति बन पा रही है, कैसा क्या करना चाहिए, या सवाल के क्या आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ एक बात जरूर कहेंगे कि कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोग बताएं जो भी समस्या आ रही है कि नहीं ये इस तरीके का या ये टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो टॉपिक आप यदि नोट वहाँ कमेंट कर देंगे तो ये प्रयास किया जाएगा कि उस टॉपिक पर कुछ सवाल लेकर आकर और आपकी समस्या का कुछ समाधान हो सके। ठीक है, तो एक और कमेंट और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को ताकि प्रयास और हम लोगों का बेहतर हो सके।